हेलो बच्चों, मैं फिजिक्स टीचर बीजू श्रीवास्तव क्लास 10th फिजिक्स से, जिसका टॉपिक है दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। पार्ट 2 का ये मेरा पहला वीडियो। इसमें हम सिद्ध करके आपको दिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे कि F बराबर R/2, F बराबर R/2। बच्चों, आपके सामने दो फिगर यहाँ पर बना हुआ है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। कभी कभी न्यूमेरिकल में भी पूछा जाता है, आता है, बोर्ड में भी आ सकता है कि F बराबर R/2, F और R में क्या रिलेशन होता है। यहाँ F क्या है, तो दर्पण की फोकस दूरी, और R क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। बच्चों, ये जो फिगर बनाए हैं, इस फिगर में M1 M2 द्वारक का एक अवतल दर्पण, P ध्रुव, इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, उसमें आपको ध्रुव के बारे में बताया गया। ये है आपका मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र। सबसे पहले ये समझेंगे ये किरण आरेख के बारे में। जब कोई प्रकाश किरण OA दर्पण की ओर आती है, OA दर्पण की ओर आती है, तो बिंदु A से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से गुजर जाती है। जो OA है वह आपतित किरण, और जो ये A से F ऐसे जो ये रे जा रही है, इसका चाहो तो नाम दे सकते हैं AD। OA आपतित किरण, AD परावर्तित किरण, और जो CA देख रहे हैं, CA यह CA बिंदु A पर अभिलंब है। मेरे ख्याल से ये आपको किरण समझ में आ गया कि जब कोई प्रकाश की किरण बिंदु A पर आपतित होती है, यानी दर्पण की ओर आ रही है, तो बिंदु A से टकराने के बाद परावर्तित होकर के AD ऐसे F से निकल जा रही है, और ये जो C है वक्रता केंद्र CA आपका अभिलंब है, बिंदु A पर ही अभिलंब है। तो परावर्तन का नियम भी आपको बताया गया था, परावर्तन का नियम कि OA आपतित और नॉर्मल, ये CA नॉर्मल है, अभिलंब। आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण I, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण R। अब आइए, हमको सिद्ध क्या करना है, यह बराबर R/2। क्या सिद्ध करना है, यह बराबर R/2, यह बराबर R/2 हमको सिद्ध करना है। तो आइए सिद्ध किया जाए। तो सबसे पहले परावर्तन के नियमानुसार, मैं आपको पहले वीडियो में बताया था कि परावर्तन के नियम के अनुसार क्या है परावर्तन का नियम, कि आपतन कोण I, परावर्तन कोण R सदैव आपस में बराबर होते हैं। तो क्या क्या हो गया, कोण OAC I हो गया, कोण OAC बराबर CAF, ये I और ये R। तो OAC और CAF, चाहे CAD भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ये हो गया OAC और CAF। तो OAC बराबर है और किसके, तो ACF के, चाहे ACP के, यह भी कह सकते हैं, P भी कह सकते हैं। उसी रेखा पर यह भी बिंदु है। तो OAC बराबर ACF किस नियम के अनुसार बराबर हो गया, एकांतर कोण। आप लोग गणित में पढ़े होंगे एकांतर कोण। ये ऐसे जा रही है और एक ऐसे है, और ये तिर्यक रेखा आ रही है, यहाँ पर आपका I बना है,
तो ये भी कितना होगा आई, आई और आई, आई और आई। तो कोण ओ ए सी बराबर कोण ए सी एफ आई हो गया। ए सी एफ बराबर कोण आई किसके? एकांतर कोण से। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इनके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। अब आइए, अतः ओ ए सी एफ के बराबर हो गया, यानी जब यह कोण आपस में बराबर है बच्चों, आई बराबर आर, और ये आई इस आई के बराबर है, तो ये आई इस आर के बराबर होगा कि नहीं? एक बार सुनिए, परावर्तन के नियम से ये दोनों कोण बराबर हैं और यह इसके एकांतर कोण है, तो जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है एकांतर से, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। उसी के अनुसार कोण ए सी एफ बराबर कोण सी ए एफ, यही कोण ए सी एफ बराबर सी ए एफ जो बताया आई और आर बराबर हो गए। अब बताइए, आप पढ़े होंगे 9th में पढ़े होंगे, जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने के भुजा भी आपस में बराबर होती है। तो आई के सामने क्या है? ए एफ, आई के सामने ए एफ, आर के सामने सी एफ, तो ए एफ बराबर सी एफ, इक्वेशन नंबर 1। यहां तक मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ गए होंगे। इक्वेशन 1 तक हमको क्या मिल गया? ए एफ बराबर सी एफ, ए एफ बराबर सी एफ, ए एफ बराबर सी एफ। अब एक छोटा सा कंडीशन क्या है सिद्ध करने के लिए बराबर बाई 2 के लिए, कि जब ये द्वारक, ये द्वारक बताया गया था आपको, ये द्वारक जब छोटा होता जाता है, द्वारक छोटा होने पर यह जो बिंदु ए है वह बिंदु पी पर आ जाता है। द्वारक छोटा होने पर बिंदु ए जो है बिंदु पी पर आ जाता है, अर्थात जो ए एफ था डिस्टेंस, जो डिस्टेंस ए एफ है वो क्या बन जाता है? यहाँ पर आएगा तो पी एफ बन जाएगा। ए जब पी पे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? ए एफ हट के क्या बन जाएगा? पी एफ। द्वारक छोटा होने पर ए एफ बराबर पी एफ, ए एफ बराबर पी एफ। अब देखो तो समीकरण 1 से ए एफ किसके बराबर है? सी एफ के, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ए एफ किसके बराबर हो गया? पी एफ के। तो जब यह ए एफ सी एफ के बराबर है और यही ए एफ पी एफ के बराबर हो गया, तो ये दोनों रेखाएं भी सी एफ एंड पी एफ, ये दोनों रेखाएं पी एफ, ये दोनों ये और ये आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर। देखिए यहाँ पे पी एफ ए एफ बराबर पी एफ, ए एफ आ गया ए एफ बराबर पी एफ, और ये ए एफ सी एफ के बराबर है, ये भी दोनों आपस में बराबर हो गए, यानी पी एफ बराबर सी एफ, पी एफ बराबर सी एफ, पी एफ बराबर सी एफ। अगर हमको पी एफ और सी एफ, पी सी टोटल पी सी, ये दोनों आपस में बराबर, तो हम पी सी को क्या लिख सकते हैं? जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो हम पी सी को लिख सकते हैं पी एफ धन सी एफ, या इसमें से किसी एक लाइन रेखा को या इतनी भुजा को, जो कहिए आप, इसको लिख सकते हो पूरे का आधा। पी एफ और सी एफ बराबर हैं इस पूरे के आधे के बराबर, पी एफ बराबर सी एफ बराबर हाफ पी सी। अब देखिए पी एफ बताया गया था आपको, ध्रुव से और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? एफ। और ध्रुव से वक्रता केंद्र, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को बोलते हैं आर। तो ये पी एफ पूरे का आधा हुआ, तो पी एफ मतलब क्या हो गया? एफ, और जो पूरे का आधा मतलब क्या हो गया? आर बाई 2, तो पी एफ बराबर आर बाई 2। ये सिद्ध हो गया। किस दर्पण के लिए? अवतल दर्पण के लिए। ये अवतल दर्पण हमने सिद्ध किया कि पी एफ बराबर आर 1/2 पी सी, या एफ बराबर आर बाई 2। ये रहा हमारा प्रूफ हो गया, एफ बराबर आर बाई 2। ये अवतल दर्पण के लिए।
अब आइए आप उत्तल दर्पण के लिए, तो सेम प्रक्रिया वही है। इसमें क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण की ओर आती है, दर्पण की ओर आती है, तो दर्पण से टकराने के बाद वो वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है। तो OA आई और टकरा करके वापस लौट गई। तो आने वाली रेस का नाम आपतित, और ये इसका NC, देख रहे तुम लोग, NC ये आपका अभिलंब है, ये अभिलंब है। तो ये I और ये R, क्योंकि ये I तो नॉर्मल के साथ अभिलंब के साथ I बनाएगी, और जब जाएगी तो अभिलंब के साथ R बनाएगी। परावर्तन के नियम से वही, यहाँ भी I बराबर R होगा। लेकिन ये जो R है, देखिएगा, ये जो R है, ये जो R है, ये R जो है, इस यहाँ पे जो R है वो यहाँ भी R होगा, शीर्षाभिमुख कोण से। ये एंगल आपस में क्या हो गए, बराबर। ये ऐसे है मान लो, तो ये अगर R है तो ये भी कितना हो जाएगा, R, शीर्षाभिमुख कोण हो गया, तो ये बराबर हो गया। अब देखिए ये I है, ये I है, तो ये भी क्या होगा, I, किस नियम से, संगत कोण से। ये ऐसे गया और ये ऐसे, तो अगर ये आपका I है तो जो यहाँ पे एंगल बनता है वो भी क्या होता है, I। देखिए ये ऐसे गया तो ये I, तो ये भी I, ये I तो ये भी I, संगत कोण से। आप बताइए, ये I बराबर R है तो यहाँ भी I बराबर R होगा। ये कोण इसके बराबर है, ये इसके यहाँ पे R हो गया, ये I यहाँ पर आ गया, तो ये दोनों बराबर, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ भी वही नियम आ गया। इस त्रिभुज में, त्रिभुज CAF में अगर दो कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी आपस में बराबर, और यहाँ भी दो कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर। तो क्या क्या बराबर हो गया, R बराबर ये हो जाएगा FC, R के सामने क्या हो गया, FC, I के सामने क्या हो गया, AF, यहाँ पर A है, ये AF, ये AF, तो क्या हो गया, I के सामने AF, सॉरी I के सामने AF और R के सामने FC। तो इस त्रिभुज में जब दो कोण I और R बराबर है तो उनके सामने की भुजाएं भी आपस में बराबर। तो यहाँ भी आ गया AF बराबर FC। यहाँ भी वही क्रिया कीजिए, जब द्वारक छोटा होगा तो A आ जाएगा P पर, तो जो AF है वो क्या बन जाएगा, PF। तो AF बराबर PF। तो जब AF FC के बराबर है और AF PF के बराबर है तो PF इज आल्सो इक्वल टू FC। PF बराबर FC आ गया कि नहीं आ गया, PF बराबर FC, यही सिद्ध किए थे हम लोग। तो PF बराबर FC आ गया, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर। जब ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं कोई एक PF इस पूरे का आधा हुआ। तो यहाँ पर भी PF किसका आधा हो गया, पूरे का, यानी PC/2। PF क्या, ध्रुव से फोकस के बीच की जो लंबाई या दूरी क्या होती है, F। PC क्या होगी, वक्रता केंद्र क्या होती है, R/2। ये भी सिद्ध हो गया, ये अवतल के लिए और ये उत्तल के लिए। F बराबर R/2, F बराबर R/2। हाई स्कूल फिजिक्स का जो पहला लेसन चल रहा है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसके पहले हम लोग टॉपिक जो पढ़े हैं वह था कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, F बराबर R/2। आज हम लोग पढ़ेंगे, जो आज का टॉपिक है मेरे पार्ट 2 के दूसरे वीडियो में, गोली दर्पणों से बनने वाली प्रतिबिंबों को खींचने के नियम। बहुत इंपॉर्टेंट नियम, क्योंकि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। लेकिन प्रतिबिंब को खींचने के क्या नियम है, तो प्रतिबिंब को खींचने के मुख्य 3 नियम हैं। प्रतिबिंब को खींचने के 3 नियम हैं, और आपको यदि प्रतिबिंब की स्थिति जाननी है, प्रतिबिंब की स्थिति जाननी है तो इन तीनों नियम में से किसी 2 नियम का प्रयोग किया जाता है। प्रतिबिंबों को खींचने के 3 नियम और प्रतिबिंब की स्थिति जानने के लिए आपको इन तीनों नियम में से किसी 2 नियम का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम लोग इस नियम के बारे में जानें।
पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। इसमें पहला नियम क्या है, प्रतिबिंब को कैसे खींचा जाता है, खींचने के क्या नियम है। पहला नियम है, जब प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। एक बार सुनिए, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है या उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। पहला समझ में आ गया। मुख्य समांतर गई, मान लीजिए अगर कोई भी किरण अगर समांतर जाती है तो ये आप लोग जान लेना, दर्पण से टकराने के बाद किससे होकर जाएगी, फोकस से। मुख्य समांतर गई तो फोकस से जाएगी। उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में ये प्रतीत होता है कि यह फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। फिगर समझ में आ गया, दोनों फिगर देख लीजिए। समांतर गई, फोकस से निकल आई, ये समांतर गई और हम इसको फोकस से आती हुई प्रतीत होते हैं, डॉट डॉट बनाए हैं, ये आती हुई प्रतीत होती है। ये इसका पहला नियम। दूसरा नियम देखिए, यदि प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद या परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें क्या था, समांतर अगर है तो फोकस से जाएगी। दूसरे नियम में क्या है, यदि वो फोकस से जाती है तो परावर्तन के बाद इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यहाँ भी वही है, उत्तल दर्पण में भी वही है। जब कोई प्रकाश की किरण यफ की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, यफ से आती हुई प्रतीत होती है, देखिए ऐसे, तो दर्पण से परावर्तन के बाद इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दो नियम हो गया। तीसरा नियम, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से जाती है तो दर्पण के परावर्तन के बाद सीधे उसी मार्ग से लौट जाती है, जैसे गई वैसे ही लौट जाती है। इसमें भी वही है, ये जाती हुई प्रतीत होती है ऐसे, तो पुनः उसी मार्ग से ये लौट जाती है। ये तीन नियम रहे, गोली दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के, खींचने के तीन नियम। एक बार और सुनिए। पहला नियम क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण के परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है या उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से जाती है तो दर्पण के परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उत्तल दर्पण में भी मुख्य अक्ष क्या होती है, समांतर होती है। यफ की आती प्रतीत होती है और टकराई तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तीसरा नियम, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो दर्पण के परावर्तन के बाद उसी मार्ग से लौट जाती है। इसमें उसी मार्ग से लौट जाएगी, देखिए ऐसे गई ऐसे लौट गई। ये है गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के, खींचने के नियम। बच्चों, आज का जो टॉपिक है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे वस्तु अनंत पर है। वस्तु कहाँ है, अनंत पर है, बहुत दूर है। यहाँ पे वस्तु ओ डैश वस्तु दिखाया गया है। बाकी तो पहले आपको पढ़ा दिया गया है कि पी क्या है, पी आपका ध्रुव है, एफ क्या है, फोकस है, सी क्या है, वक्रता केंद्र है, M1 M2 क्या है, तो अवतल दर्पण के द्वारक हैं। इसमें आई और आई डैश क्या है, इमेज है, प्रतिबिंब है, ये पूरा चीज़। अब आगे देखिए, वस्तु अनंत पर है। जब कोई वस्तु अनंत पर होती है तो उसे चलने वाली प्रकाश की किरणें समांतर होती हैं। तो जो ओ डैश से पहली किरण आपतित किरण चल रही है, पहली आपतित किरण, वह मुख्य फोकस से होकर जा रही है। किससे जा रही है, मुख्य फोकस से। तो मैं आपको क्या पढ़ाया था, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है।
तो पहली ओर से चलने वाली प्रकाश की किरण फिर मुख्य फोकस से जाती है तो परावर्तित तो होकर के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरी ओर से चलने वाली प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से जाती है तो वक्रता केंद्र से जाने के बाद जब ही ये परावर्तित होकर पुनः उसी मार्ग से लौट जाती है। अब ये दोनों परावर्तित किरणें एक ऐसे आई एक ऐसे जा रही है, तो ये जो दोनों जहाँ मिलती हैं वह होता है आई डैश। इस ओ डैश का पहला प्रतिबिंब आई डैश और ये आई डैश जो लंब है वह इस ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब है। ध्यान रखिएगा, आई डैश जो है ये आई डैश जो लंब है आई डैश यह इस ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब है। और ये कहाँ बना? तो जब वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बना। कैसा बना? वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। दूसरा, वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। वस्तु वक्रता केंद्र, इसी वक्रता केंद्र अनंत एक साइन बनाया गया आपको समझने के लिए। तो इन दोनों के बीच है, तो इस ओ डैश से चलने वाली पहली आपतित किरण, ओ डैश से चलने वाली पहली आपतित किरण ओ डैश ए इस मुख्य अक्ष के समांतर है, या यह भी कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली पहली ओ डैश ए आपतित किरण परावर्तित होकर के फोकस से निकल जाती है, फोकस से होकर जाती है। दूसरी ओ डैश से चलने वाली आपतित किरण ओ डैश बी वक्रता केंद्र सी से जाती है तो दर्पण से परावर्तित होकर उसी मार्ग से लौट जाती है। और ये दोनों जहाँ पर छेद करते हैं वह होता है आपका आई डैश। देखिए यहाँ पे आई डैश पर छेद किए। अब ये आई और आई डैश जो लंब है आई डैश मिलता है। आप चाहो तो जानकर ये लंब डाल देंगे तो ये आई डैश इस ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब है। तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना। कैसा बना? वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा। ये शब्द देखो बेटा, वास्तविक आ रहा है, इसका मतलब हो गया ये दोनों जो परावर्तित किरणें हैं वह एक बिंदु पे प्रच्छेद कर रही है। और मैं आपको जब पढ़ाया था इमेज वास्तविक और आभासी, तो मैं वास्तविक क्या बताया था आपको? जहाँ पर प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटती हैं उस बिंदु पे जो प्रतिबिंब बनता है वह होता है वास्तविक। तो ये वास्तविक। अब देखिए, वस्तु बड़ा है छोटा, वस्तु बड़ा है छोटा और उल्टा, क्योंकि ये ऊपर और ये नीचे, ये मुख्य अक्ष के ऊपर ये मुख्य अक्ष के नीचे, तो उल्टा हो गया। तीसरा, वस्तु वक्रता केंद्र पर है। वस्तु इस वक्रता केंद्र पर है, ये देखिए ये वस्तु वक्रता केंद्र पर है। ये मुख्य अक्ष है तो वस्तु को मुख्य अक्ष के ऊपर ओ और ओ डैश वक्रता केंद्र पर रखा गया है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण ओ डैश ए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण ओ डैश ए परावर्तित होकर फोकस से जाती है। फोकस देखिए, समांतर फोकस होकर जाती है। ओ डैश से चलने वाली दूसरी आपतित किरण ओ डैश बी फोकस से होकर जाती है, अतः परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये समांतर थी तो फोकस से गई और ये फोकस से जा रही है तो समांतर हो जाएगी। और दोनों परावर्तित किरण कहाँ मिलती हैं? आई डैश पे। तो ये आई और आई डैश इस ओ और ओ डैश का क्या हो गया? प्रतिबिंब हो गया। लेकिन ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर। किस कंडीशन में? जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। देखिए यहाँ पे इसकी प्रकृति क्या है, कैसा है प्रतिबिंब? वास्तविक, उल्टा और ये बराबर। चौथा पॉइंट, वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच है। वस्तु मुख्य फोकस
और वक्रता केंद्र के बीच है। इन दोनों के बीच अगर वस्तु रखी गई है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो यहाँ पर भी देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली ओ डैश से पहली आपतित किरण ओ डैश ए परावर्तित होकर या टकराने के बाद फोकस से होकर जाती है। जब ये समांतर गई तो फोकस से होकर जाती है। ओ डैश से चलने वाली दूसरी आपतित किरण ओ बी फोकस से होकर जाती है, अतः परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। एक समांतर गई तो फोकस से, दूसरा फोकस से गई तो समांतर हो गई, और ये दोनों मिलती हैं आई डैश पे। देखिए यहाँ मिलती हैं तो इसका ओ डैश का इमेज यहाँ बन गया, और ये आई डैश लंब इस पूरे का इमेज हो गया, इस पूरे का इमेज आई डैश हो गया। इसकी प्रकृति क्या है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। पांचवा है वस्तु मुख्य फोकस पर है। ध्यान दीजिएगा, जो पांचवा है वस्तु जो है मुख्य फोकस पे। एक बार बच्चों ध्यान दो, पहले कंडीशन में क्या था कि जब वस्तु अनंत पे था तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना था? फोकस पर। अब क्या कंडीशन है, यदि वस्तु को हम रखे हैं फोकस पर तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसके अकॉर्डिंग अनंत पर बनेगा। देखिए ये ओ डैश और ओ डैश इस फोकस पर रखा गया है, तो ओ डैश से चलने वाली पहली आपतित किरण, ओ डैश से चलने वाली पहली आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर है। मुख्य अक्ष के समांतर, या यह भी कह सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली ओ डैश से पहली आपतित किरण जो समांतर है तो परावर्तित होकर दर्पण से टकराने के बाद फोकस से निकल जाती है, फोकस से होकर के जाती है। जो ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लोग कई कंडीशन में देख रहे हैं कि जब ये बात आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसके 3 नियम हैं। एक क्या है, अगर समांतर जाएगी तो फोकस से, और फोकस से जाती है तो समांतर, और वक्रता केंद्र से जाती है तो उसी मार्ग से लौट जाती है। इसका आप लोग ध्यान देंगे। देखिए तो पहला क्या था, ये मुख्य अक्ष के समांतर तो फोकस से। दूसरी जो इसकी किरण है, दूसरी ओ डैश से चलने वाली जो दूसरी किरण है वह पीछे बढ़ाने पर वक्रता केंद्र से जाती है। ध्यान से देखिएगा, ओ डैश की जो दूसरी किरण है वह पीछे बढ़ाने पर वक्रता केंद्र सी से जाती है। तो जब वक्रता केंद्र सी से जाएगी तो क्या नहीं हम लोग पढ़े हैं, जब दर्पण से टकराएगी तो उसी मार्ग से लौट जाती है। एक किससे गई? इसके समांतर तो फोकस से, और दूसरी ओ डैश पे जो दूसरी आपतित किरण है उसको जब हम पीछे बढ़ाते हैं तो वह वक्रता केंद्र से जाती है, और जब वक्रता केंद्र से जाती है तो इस दर्पण से टकराने के बाद वापस उसी मार्ग से लौट जाती है। लौटे हुए हम ये देखते हैं कि ये दोनों जा करके अनंत पे मिलते हैं, अनंत पे मिलते हैं, ऐसे अनंत पे मिलते हैं। ये दोनों जा करके कहाँ पर छेद करेंगे? अनंत पे। अतः इस ओ डैश का जो प्रतिबिंब होगा आई डैश होगा। अनंत पर, कहाँ पे? अनंत पर आई डैश होगा, और आई डैश का जो प्रतिबिंब हमको अनंत पे प्राप्त होगा कैसा होगा? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। अब देखिए, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच वस्तु को कहाँ रखा गया है? ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली ओ डैश ए जो आपतित किरण है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली ओ डैश की पहली आपतित किरण ओ डैश ए दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर जाती है। मुख्य फोकस के, ये देखो ये और ये समांतर है, तो समांतर जब जाएंगी तो मुख्य फोकस होकर जाती है। और ओ डैश बी से चलने वाली जो दूसरी किरण है वह अभिलंबवत पड़ती है। ओ डैश से चलने वाली जो दूसरी किरण है, ओ डैश बी जो देख रहे हैं वह अभिलंबवत पड़ती है। अभिलंबवत सी पर जो अब सी यहाँ देख रहे हैं वह अभिलंबवत पड़ती है।
तो अभिलंबवत पड़ती है तो आप पढ़े ही हैं। ये तो मुख्य अक्ष के समांतर से आ गई, फोकस से गुजरी, लेकिन सी पर ये जो O'B की जो दूसरी जो आपतित किरण होती है वह अभिलंबवत पड़ती है। तो उस कंडीशन में हमको यह प्रतीत होती है कि जो ये दोनों रेज हैं वह I' से आती हुई प्रतीत होती है, I' से आ रही है। किस कंडीशन में? जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखी गई है। तो यह पता चलता है ये जो दोनों परावर्तित किरणें हैं ये I' से आती हुई प्रतीत होती हैं। अतः इस कंडीशन में इनके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी बनता है, सीधा और दर्पण के पीछे। ये जो आपको 6 बताए गए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी कोई बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है कि वस्तु को हम कहाँ रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, या वस्तु को वक्रता केंद्र फोकस अनंत पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। ये सब बोर्ड एग्जाम में इसमें से कोई एक पूछ सकता है। आप चाहें तो इसका एक टेबल बना सकते हैं, एक टेबल बना करके और इसमें पॉइंट दिखा सकते हैं। पहले पॉइंट में वस्तु अनंत पे है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, किस बिंदु पे प्रतिबिंब बना, मुख्य अक्ष के किस बिंदु पे बना, और उसके बाद वो कैसा बना ये भी दिखा सकते हैं। इन छहों को एक चार्ट में एक टेबल बना करके भी आप समझ सकते हैं। उसकी जो अगली टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसके पहले हम पढ़े हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसके पहले हम लोग पढ़े थे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें क्या है बच्चों कि उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हमको 2 कंडीशन दिखाया गया है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के 2 स्थितियाँ दिखाई गई हैं। एक दिखाई गई है कि जब वस्तु अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, और दूसरी स्थिति है कि वस्तु मुख्य अक्ष पे अगर किसी निश्चित दूरी पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो पहले में क्या है कि जब वस्तु अनंत पे होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर, उसका प्रतिबिंब फोकस पर दर्पण के दूसरी ओर, या ये भी कह सकते हैं परावर्तक तल के दूसरी ओर। कैसा? आभासी, सीधा तथा बहुत ही छोटा बिंदु आकार का। जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत पे रखी जाती है अनंत पे रहती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे परावर्तक तल के दूसरी ओर फोकस पर बिंदु आकार का बनता है, आभासी, सीधा, बहुत ही छोटा। और इसके पहले रेस के बारे में आपको पढ़ाया गया था। मुख्य अक्ष के समांतर है तो उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष के समांतर है तो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, और दोनों जहाँ ये किरणें मिलती हैं वहीं प्रतिबिंब बनता है, और यह प्रतिबिंब बिंदु के आकार का है, बहुत ही छोटा है। याद रहेगा उत्तल दर्पण में जो पहली स्थिति है क्या है, वस्तु को यदि हम अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे परावर्तक तल के दूसरी ओर मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस पर बिंदु आकार का आभासी और सीधा मिलता है। दूसरी स्थिति, जब वस्तु को दर्पण से कुछ निश्चित दूरी पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखिए यह O और O' इस मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पे एक निश्चित दूरी पर रखा गया है तो O' आपतित किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है दर्पण के परावर्तन के पश्चात F से मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। हम लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हैं अवतल दर्पण में कि रेज के द्वारा हम कैसे समझते हैं, कितने रेजों के द्वारा प्रतिबिंब को बनाया जाता है। तो मैं आपको बताया था कि जब कोई भी दो किरण का प्रयोग करके आप प्रतिबिंब की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं, जैसे हम लोग अवतल दर्पण में ज्ञात किए थे। इसमें भी देखिए जब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली O' आपतित किरण दर्पण के परावर्तन के बाद
F से आती हुई प्रतीत होती हैं। दूसरी किरण O'(B) अभिलंबवत पड़ती है। जो O'(B) है वो सीधे अभिलंबवत पड़ती है, वक्रता केंद्र से जाती है। अभिलंबवत वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती है। वक्रता केंद्र से तो हम लोग क्या पढ़े हैं, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो परावर्तन के बाद उसी मार्ग से लौट जाती है। तो अब देखिए दोनों जो परावर्तित किरणें हैं, एक ये देखिए ये वाला और एक ये वाला जो वापस जा रही है, ऐसे ये दोनों I' से आती हुई प्रतीत होती है। दोनों, ये भी और ये भी, दोनों लग रहा है I' से आती हुई प्रतीत होती हैं। अतः ये दोनों रोज I' पे काटी भी है दोनों रेज, तो हम कह सकते हैं O' का जो प्रतिबिंब है वह I' है। I और I' जो लंब है, इस O और O' का पूरा प्रतिबिंब है। यानी इस वस्तु को अगर हम मुख्य अक्ष पर कहीं रखते हैं, किसी भी निश्चित दूरी पर रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव P मुख्य फोकस F के बीच बनता है। कैसा बनता है? तो आभासी डाट के माध्यम से परावर्तक तल के दूसरी ओर दर्पण के पीछे बना है, तो आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। एक चीज और समझिए प्यारे बच्चों, हम उत्तल दर्पण में वस्तु को मुख्य अक्ष पे कहीं भी रखते हैं, उसका प्रतिबिंब सदैव ध्रुव और फोकस के बीच ही बनता है, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। तो आपको इस चौथे वीडियो में पढ़ाया गया कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। दो स्थितियां, एक स्थिति क्या, जब वस्तु अनंत पर है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी प्रतिबिंब, वह मुख्य फोकस पर लगभग बिंदु आकार का। दूसरा, जब वस्तु को मुख्य अक्ष के किसी भी बिंदु पर, यानी मुख्य अक्ष से निश्चित दूरी पर कहीं भी रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब सदैव ध्रुव और फोकस के बीच आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। प्यारे बच्चों को एक चार्ट बना करके अवतल, उत्तल और समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोग एक पास एक चार्ट में पढ़ेंगे। और आज के जो वीडियो का टॉपिक है वह है दर्पणों द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना। ये हाई स्कूल फिजिक्स के पहले लेसन प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से ही है। बच्चों, मैं आपको तीसरे और चौथे वीडियो में पढ़ाया था अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उन्हीं प्रतिबिंब के बनने को आज हम आपको एक सारणी के माध्यम से समझा रहे हैं, और ये सारणी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस सारणी को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको हाई स्कूल से लेकर के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जब भी आप पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत काम देगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इसको कॉपी में लिख करके याद कर सकते हैं कि हम वस्तु को किस दर्पण के सामने कहाँ रखें तो उनका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो उसी को मैं एक सारणी के माध्यम से आपको समझाना चाह रहा हूँ। इसमें क्या है, दर्पण है, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की प्रकृति। यानी इसमें क्या है, कौन से दर्पण को रखा गया है, वस्तु को कहाँ रखा गया है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। तो इसमें है पहले अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में अगर वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत ही छोटा। दूसरा, यदि वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। फिर देखिए, अगर वस्तु को हम वक्रता केंद्र C पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C पर ही बनता है, जो तीसरा आपको किरण रेखा बनाया गया था। कैसा, वास्तविक, उल्टा आकार में वस्तु के बराबर। यहाँ तक बच्चों देखिए, छोटा छोटा, अब यहाँ क्या आ गया, बराबर। तो प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर
ये किरण आरेख के द्वारा आपको समझाया गया है। उसके बाद अब क्या होता है, जब हम वस्तु को फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। अब देखो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा, यहाँ तक तो बराबर आ गया, ये छोटा आया बराबर आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से बड़ा बनेगा। फिर अगले पॉइंट पे आइए, अब हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, फोकस पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। पहले वाले समझिए, वस्तु कहाँ था, अनंत, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस। अब वस्तु कहाँ रखा गया है, फोकस पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत ही बड़ा। बच्चों यहाँ तक देखो वास्तविक 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 वास्तविक, लेकिन जब अगले पॉइंट में आप पढ़ेंगे, यदि वस्तु को दर्पण के ध्रुव पी तथा मुख्य फोकस के बीच रखा जाए। अब दर्पण को हम दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच अगर वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे परावर्तक तल के दूसरी ओर बनता है। कैसा, आभासी, वस्तु से बड़ा तथा सीधा। बच्चों को पूछा जाता है कि अवतल दर्पण के किस कंडीशन में या अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखें कि उसका प्रतिबिंब आभासी बनता है। तो आप याद कर लीजिएगा, यदि हम वस्तु को दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे आभासी, वस्तु से बड़ा तथा सीधा बनता है। ये रहा अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का बनना। वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब हम पढ़ेंगे किसके लिए, उत्तल के लिए। उत्तल के लिए, उत्तल के लिए देखिए, यदि हम उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखे हैं, अनंत पर, यानी वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। और कैसा बनता है, तो आभासी, सीधा तथा वस्तु से अत्यधिक छोटा। बच्चों ये फोकस पर जो बनता है और यहाँ जो फोकस पे बनता है, दोनों कंडीशन में लगभग जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह बिंदु आकार का बनता है, बहुत ही छोटा बनता है दोनों कंडीशन में, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। लेकिन यह कैसा बनेगा, उत्तल दर्पण है तो आभासी, सीधा तथा वस्तु से बहुत ही छोटा। अब यदि हम उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को मुख्य अक्ष पर अनंत तथा ध्रुव के किसी भी स्थान पर रखते हैं, किसी भी स्थान पे रखते हैं, किसी भी स्थान पे, अगर ये आपका उत्तल दर्पण है, ये ध्रुव है और ये इसका आपका इधर अनंत है, तो हम पी अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी रखते हैं वस्तु, कहीं भी रखते हैं वस्तु को, तो उनका प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच बनता है। और कहाँ, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। कैसा बनता है, आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा, आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा। अब आइए, अवतल हो गया, उत्तल हो गया। एक लाइन ये आप समतल दर्पण को भी समझ सकते हैं कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। प्रतिबिंब का आकार जो होता है वस्तु के आकार के बराबर होता है, ये समतल दर्पण द्वारा। तो बच्चों आप एक सारणी के माध्यम से अपने कॉपी में लिख सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं कि अवतल, उत्तल और समतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनता है।